हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। आज हम लोग कवर करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का लास्ट लेक्चर है ये। और लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे वर्कबिलिटी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको जो लेटेस्ट वीडियोज़ होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों से बस यही उम्मीद रहती है कि आप लोग लाइक करते रहिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद। देखिए, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, एडमिक्सचर कंप्लीट किया था। ठीक है, थर्ड लेक्चर में। ये फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर में जो हम कंप्लीट करेंगे आज, वर्कबिलिटी से पहले हम एक पॉइंट बताना चाहेंगे, फ्रेश कंक्रीट। इसकी डेफिनेशन आपको दी रहती है और ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें आपसे पूछता है कि ये कौन सी कंक्रीट है। तो आप फ्रेश कंक्रीट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फ्रेश कंक्रीट ऐसी होती है जो फ्रेशली मिक्स्ड होती है। ठीक है, जिसे हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, मतलब एकदम ताजी, इसमें प्लास्टिसिटी के गुण होते हैं, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं, इट इज ए इट इज प्लास्टिक कंक्रीट। ठीक है, इज ए फ्रेशली मिक्स्ड, जो तुरंत की तुरंत मिलाई गई हो मटेरियल के साथ, विच कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। एनी शेप मतलब इसे हम किसी भी साइज में मोल्ड कर सकें, किसी भी साइज में ढाल सकें। ठीक है, तो वो कहलाती है हमारी फ्रेश कंक्रीट। ठीक है, देखिए कंक्रीट के कुछ प्रोपोर्शंस भी होते हैं। प्रोपोर्शंस M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। ये आपसे कभी कभी एग्जाम में प्रोपोर्शंस भी पूछ देते हैं कि M5 का प्रोपोर्शन क्या है, M10, M15, M20, M25। ठीक है, M10 का पूछा गया है, 20 का, 15 का, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनके प्रोपोर्शन याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो आप 1 1 1 1 1 1 लिख लीजिए। उसके बाद उल्टी गिनती चालू कर दीजिए 5 से। 5, 4, 3, 2, 2 के बाद 1.5 एंड 1। ठीक है, और इसका डबल करते रहिए। 10, 4 का 8, 3 का 6, 2 का 4, 1.5 का 3, 1 का 2। ये हो गए प्रोपोर्शंस। ठीक है, इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शंस M10 का, M15 का, M20 इंपॉर्टेंट, सबसे 3 इंपॉर्टेंट है ये, M10, M15, M20। इसका प्रोपोर्शन हमेशा आप याद रखिएगा, भूलिए नहीं। और पहली बात, अगर आपको याद ना आ रहा हो तो आप ऐसे टेबल बनाइए, आपको उससे पता चल जाएगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब हम कंक्रीट को क्लासिफाइड करते हैं बेस्ड ऑन ग्रेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट कौन कौन सी होती है। ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपसे पूछता है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट कौन कौन सी होती है। ऑर्डिनरी कंक्रीट, ठीक है, ऑर्डिनरी कंक्रीट कहाँ से कहाँ तक होती है, M10, M15 एंड M20, ये होती है ऑर्डिनरी कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट कौन सी होती है, जिसे हम स्टैंडर्ड कंक्रीट का कहाँ से कहाँ तक, M25 से M60 तक की जो कंक्रीट होती है वो होती है स्टैंडर्ड कंक्रीट। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें कितनी कंक्रीट, मतलब कितना, कौन कौन सी ग्रेड, कितने ग्रेड्स के होते हैं, M20, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55 एंड M60। कितना हो गया टोटल, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, या तो ऑप्शन में आपको 9 दे दिया रखा होगा या तो फिर 8, क्योंकि M60 जो है लेटेस्ट के कोड के अकॉर्डिंग M60 को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो या तो 8 आपको आंसर में होगा कुछ ऑप्शन में, या 9 होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, 8 या 9 होंगे। तो आपको अगर लेटेस्ट कोड के अकॉर्डिंग देखना है तो 9 आप टिक करेंगे,
पुराने कोड के अकॉर्डिंग आप 8 टिक करेंगे, ठीक है। M22 M60 तक स्टैंडर्ड कंक्रीट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में M60 से लेके M60 टू M100 तक होती है, ठीक है, ओके। लेकिन एक और पॉइंट, कंक्रीट का जो टेस्ट करते हैं क्यूब पर, ठीक है, कंक्रीट में टेस्ट करते टाइम जो क्यूब यूज़ करते हैं कंक्रीट के, तो उसका साइज कितना होता है, वो होता है 150 mm। लेकिन जो सीमेंट का यूज़ करते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंक्रीट और सीमेंट में कंक्रीट का होता है 150 mm, और कंक्रीट के टेस्ट में जो क्यूब साइज यूज़ करते हैं वो होता है 17.6 mm, ठीक है। और कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कितने दिनों में हम पता करते हैं, ये हम पता करते हैं 28 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट होगा, अब हम स्टार्ट करेंगे वर्केबिलिटी, ठीक है। कुछ पॉइंट तो जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, वर्केबिलिटी होती क्या है, अब वर्केबिलिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। कंक्रीट बनाते समय जो मिक्स हम लोग तैयार करते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो इजीली ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, इजीली प्लेसिंग हो जाए, इजीली कॉम्पैक्शन हो जाए और इजीली से फिनिश हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर इजीली से प्रोवाइड हो रही हैं, इजीली मिल रहा है हमारे कंक्रीट में, तो हम उसे कहते हैं ये हमारी वर्केबल कंक्रीट होती है, ठीक है। और कंक्रीट के या मतलब ये गुण वर्केबिलिटी कहलाती है। अगर आप इसमें डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कंक्रीट बनाते समय बनाया गया ऐसा मिक्स जो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है, प्लेस हो जाए मतलब प्लेसिंग हो जाए, कॉम्पैक्शन हो जाए और आसानी से फिनिशिंग किया जा सके, ठीक है। तो वो कहलाती है हमारी वर्केबल कंक्रीट। और और यही प्रॉपर्टी हमारी जो कहलाती है वो कहलाती है वर्केबिलिटी, ठीक है। समझ में आया वर्केबिलिटी क्या होती है। तो अब वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट द वर्केबिलिटी कितना होता है, वो सॉरी फाइंड कौन कौन से टेस्ट करते हैं इसके लिए। और पहला टेस्ट होता है हमारा स्लम्प टेस्ट, सेकंड टेस्ट होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, नेक्स्ट होता है थर्ड इज वन वीवी टेस्ट, ओके। फोर्थ होता है फ्लो टेस्ट, फिफ्थ होता है कैलीवॉल टेस्ट, ठीक है। ये 5 टेस्ट होते हैं हमारे वर्केबिलिटी पता करने के। और आपसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 ऑप्शंस में उसमें से इन पांचों में से कोई एक ऑप्शन होगा और आपसे पूछेगा वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, वर्केबिलिटी पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो आपको ऑप्शन में से अगर ये पांचों में से कोई एक होगा तो उस पर हम टिक करेंगे। स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीवी टेस्ट, फ्लो टेस्ट एंड कैलीवॉल टेस्ट, ये सारे किसके लिए होते हैं, वर्केबिलिटी टेस्ट के लिए होते हैं। तो चलिए फर्स्ट टेस्ट हम पता देखते हैं। फर्स्ट टेस्ट है हमारा कौन सा, स्लम्प टेस्ट, ओके। स्लम्प टेस्ट में आपसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो उस पर डिस्कस करेंगे। और उससे डिस्कस करने से पहले आपको मैं स्लम्प टेस्ट का एक प्रोसीजर बता देता हूँ। ये स्लम्प टेस्ट जो है लेबोरेटरी और फील्ड दोनों में किया सकते हैं, मतलब लैब में भी कर सकते हैं एंड इसको हम फील्ड में भी कर सकते हैं।
और ये वेरी वेट और वेरी ड्राई, ठीक है, या वेरी हाई वर्केबल या वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए सुटेबल नहीं है। ये नॉट सुटेबल फॉर वेरी हाई वर्केबल एंड वेरी लो वर्केबल, वेरी लो वर्केबल, ठीक है। ना तो ये वेरी हाई वर्केबल के लिए है और ना ही ये वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए इस टेस्ट का हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नॉर्मल वर्केबल होगा तब हम इसका यूज करते हैं। स्लम्प टेस्ट के द्वारा सीमेंट कंक्रीट की वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी दोनों को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। इससे हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी दोनों का पता कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो कंक्रीट में मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट लेते हैं वो 38 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें जो हम एग्रीगेट का साइज लेंगे वो हम 38 mm से ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें जो मोल्ड होता है, ठीक है, मोल्ड में कितनी लेयर में हम कंक्रीट को फिलअप करते हैं, वो 4 लेयर में करते हैं और चारों लेयर को 25 टाइम ब्लोज करके मतलब उससे कॉम्पैक्ट की जाती है, ठीक है। कितने बार? 25 बार कॉम्पैक्शन करते हैं उसका, ठीक है। कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। जैसे कि ये आपका स्लम्प होता है, मतलब जो मोल्ड होता है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर और 4 लेयर, ठीक है। हर लेयर का 25-25 बार इसकी कुटाई करेंगे, ठीक है, कॉम्पैक्ट करेंगे। और हर लेयर की जो थिकनेस होती है 7.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसे टेम्परिंग करते हैं, टेम्परिंग रॉड, वो किस रॉड कॉम्पैक्शन जो करते हैं किससे करते हैं? वो टेम्परिंग रॉड से करते हैं। किससे? टेम्परिंग रॉड से, ठीक है। जो मोल्ड होता है, मोल्ड का साइज कितना? आपसे मोल्ड का साइज इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये पूछता है। 10 सेंटीमीटर, नीचे का होता है 20 सेंटीमीटर, दिस इज द 30 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। और अगर हम टेम्पिंग रॉड, जो टेम्पिंग रॉड हम कुटाई के लिए यूज़ करते हैं, अगर उससे पूछा है तो उसका डाया होता है 16 mm, ठीक। हाइट होती है 600 mm, हाइट जो होगी 600 mm होगी, ठीक है। वैसे टेम्पिंग रॉड का पूछता नहीं है, इस टाइप की होती है टेम्पिंग रॉड, ठीक है। डाया जो होता है 16 mm और जो हाइट होगी 600 mm होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे जो क्वेश्चंस वर्केबिलिटी में अभी तक काफ़ी बार पूछा जा चुका है, वो मोल्ड का साइज के बारे में पूछा है। हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर। बॉटम पर जो थिकनेस होती है वो कितनी? 20 सेंटीमीटर। और बॉटम डाया 20 सेंटीमीटर और टॉप डाया होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। देखिए स्लम्प में क्या करते हैं, हमने इसमें कंक्रीट भरी, लेयर बाई लेयर कुटाई भी कर दी, फिर उसको क्या करते हैं, इसको आराम से उठा देते हैं, ठीक है। जैसे ये मोल्ड है हमारा, है ना, अरे सॉरी, रुकिए। जैसे ये मोल्ड है, मोल्ड को क्या करेंगे, इसमें कंक्रीट भरी हुई है, इसको जब हम हटाएंगे, इसको जैसे ही हमने हटाया, अगर वो जैसे हटाने के बाद थोड़ा इधर से फैला, मतलब दोनों तरफ से अगर बराबर फैल रहा है, ठीक है, इसके अंदर कंक्रीट थी, इसका कवर ऊपर से हमने हटा दिया, हटाने के बाद जो कंक्रीट थी थोड़ी सी तो सेटल करेगी, जब सेटल कर रही है, अगर थोड़ा दोनों तरफ से बराबर सेटल कर रही है, तो हम इसको कहते हैं क्या? ट्रू स्लम्प। क्या कहते हैं? ट्रू स्लम्प, मतलब एक समान रूप से फैलती है। और एक होता है शियर स्लम्प। शियर स्लम्प किसे कहेंगे? शियर स्लम्प वो होती है एक तरफ ज़्यादा स्लाइड कर जाती है, तो ये कहलाती है हमारी शियर स्लम्प। जैसे कि ये था ट्रू स्लम्प और शियर स्लम्प मैं बनाता हूँ छोटा सा, जैसे कि ये स्लम्प है, ठीक है। इसमें से अगर हमने हटाया तो क्या किया, ये इसको अगर ऊपर, जैसे इसके अंदर कंक्रीट थी और इसको तुरंत हटाया, तो ये एक तरफ से ज़्यादा, मतलब इधर से ऐसे ऐसे स्लाइड कर गई, ठीक है। ये इसका बॉटम लेयर है और ये ऐसे ऐसे स्लाइड कर गई।
तो ये क्या करता है, एक तरफ से अगर ज़्यादा स्लाइड कर रही है तो इसे हम कहेंगे क्या, शियर स्लम्प। ठीक है, और नेक्स्ट एक होता है हमारा कोलेप्सिबल स्लम्प। ये मोल्ड है, ठीक है। अब इसमें जो शियर के जैसे कि कोलैप्स कर गई, कोलैप्स का मतलब पूरी तरीके से फैल गई, यानी कि फ्लो करने लगी। ये पूरी मतलब हमारी कंक्रीट थी वो फैल गई, ठीक है। इसको जैसे ही कवर हटाया तो मोल्ड हटाया, और मोल्ड हटाने से कंक्रीट पूरी फैल गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज द कोलैप्स स्लम्प। ठीक है, ट्रू स्लम्प, शियर स्लम्प, कोलैप्स स्लम्प। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है, अब स्लम्प वैल्यू के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्लम्प वैल्यू किस किस कंस्ट्रक्शन वर्क में कितनी कितनी स्लम्प वैल्यू होती है, ठीक है। अगर हमारी स्लम्प वैल्यू 25 से कम है, स्लम्प वैल्यू अगर 25 से कम है, तो ये होगी हमारी वेरी लो वर्केबल कंक्रीट। वैसे वेरी लो मतलब कम वर्केबल के लिए जो कंक्रीट होती है, जैसे मैंने अभी स्लम्प में आपको बताया कि वेरी हाई वर्केबल और वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, स्लम्प टेस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है, अगर 25 से वैल्यू कम आ रही है तो वो होती है हमारी लो वर्केबल कंक्रीट। इसे हम अगर प्लास्टिक के तौर में डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग इसे बताया जाए तो ये स्टेप सॉरी मतलब इसको नहीं डिफाइन किया, मतलब वेरी प्लास्टिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 25 से 75, 25 से एक सेकेंड 25 से लेके 75 mm तक, ठीक है, अगर है तो दिस इज द लो वर्केबल कंक्रीट। 75 से सॉरी 50 टू 100 सॉरी अगर 50 टू 100 तक है, दिस इज द मीडियम वर्केबल ओके। 100 से 150 mm, दिस इज द हाई वर्केबल कंक्रीट। ओके, अगर 150 से अबव है, दिस इज द वेरी हाई वर्केबल। बट इसके लिए हम यूज़ नहीं करते हैं और इसके लिए हम स्लम्प वैल्यू यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसको आप इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको फिर भी बताने के लिए, जानकारी के लिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। ये और ये दोनों इम्पोर्टेंट आपके ये है। अगर वैल्यू 20-25 से 75 है तो लो वर्केबल, 50 से 100 है तो मीडियम वर्केबल, और 100 से 150 है तो मीडियम वर्केबल होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, अगर स्लम्प वैल्यू मतलब किस काम के लिए कितनी स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि नेक्स्ट पेज पे मैं अब यहाँ पे लिखूंगा रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ स्लम्प फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ स्लम्प फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। दिस अब किस किस काम के लिए जो स्लम्प वैल्यू कितनी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कंक्रीट एंड रोड मतलब रोड कंस्ट्रक्शन, अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कंक्रीट कर बना रहे हैं तो उसकी जो स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए, कंक्रीट इन रोड कंस्ट्रक्शन वर्क, इसके लिए जो स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए वो 20 से 40 mm होनी चाहिए। कितनी? 20 से 40 mm। सेकंड इज वन मास कंक्रीट वर्क के लिए, मास कंक्रीट वर्क के लिए मतलब डैम, ब्रिज, रिटेनिंग वॉल, डैम, ब्रिज, रिटेनिंग वॉल,
ये सारे क्या है, मास कंक्रीट वर्क है। तो इसमें जो स्लम वैल्यू होनी चाहिए वो होती है हमारी 25 से 50 mm। ठीक है। अगर कंक्रीट इन बीम एंड स्लैब, कंक्रीट इन बीम एंड स्लैब, इसके लिए जो वैल्यू होती है वो 50 to 100 mm होती है। फोर्थ इज वन कंक्रीट इन कॉलम, कंक्रीट इन कॉलम और थिन वॉल या नॉर्मल आरसीसी वर्क्स, नॉर्मल आरसीसी वर्क्स, इसके लिए जो स्लम वैल्यू होती है वो होती है हमारी 80 to 150, 80 to 150 mm। ठीक है। कंक्रीट फॉर आर्च एंड साइड वॉल ऑफ टनल, नेक्स्ट कंक्रीट फॉर आर्चेस, arches and side wall of tunnel, side wall of tunnel, ये किसके लिए होता है 90 to, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 90 to 100 mm तक। ठीक है। तो आपको समझ में आया अभी तक जो वर्कबिलिटी थी, स्लम वैल्यू टेस्ट जो मैंने किया, ठीक है, करने के बाद स्लम की वैल्यू पता की और किस किस वैल्यू पे कैसी कैसी वर्केबल कंक्रीट होती है, लो वर्केबल पे कितना है। लो वर्केबल कंक्रीट 25 से 75 mm तक होती है, मीडियम वर्केबल कंक्रीट 50 से 100 mm तक होती है, हाई वर्केबल कंक्रीट 100 से 150 तक होती है। और अगर कोई वर्क कंक्रीट वर्क हम जो कर रहे हैं उसके लिए कितनी स्लम वैल्यू होनी चाहिए, अगर हम कंस्ट्रक्शन इन रोड कंस्ट्रक्शन कंक्रीट इन रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 20 से 40 mm, मास कंक्रीट वर्क कर रहे हैं जैसे डैम ब्रिज रिटेनिंग वॉल के लिए तो उसमें स्लम वैल्यू होनी चाहिए हमारी 25 से 50 mm। अगर बीम स्लैब के लिए कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए स्लम वैल्यू होगी हमारी 50 से 100 mm। अगर नॉर्मल आरसीसी वर्क है या कॉलम वॉलम के लिए जो कंक्रीटिंग करते हैं उसमें जो स्लम वैल्यू होती है हमारी 80 से 150 mm। ठीक है। और आर्चिस में या साइड वॉल ऑफ टनल में 90 to 100 mm होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। कौन सा है? कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। सेकंड इज कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ठीक है। अब कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में हम क्या करते हैं और ये किसके लिए होता है? ये मीडियम और लो वर्केबल कंक्रीट के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये टेस्ट जो हम करते हैं वो मीडियम एंड लो वर्केबल कंक्रीट के लिए करते हैं। ठीक है। और इसमें हम कंक्रीट का जो है कॉम्पैक्शन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट क्या करते हैं? कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, सॉरी कॉम्पैक्शन फैक्टर। ठीक है। कंक्रीट का हम कॉम्पैक्शन फैक्टर पता करते हैं और जिसके लिए जो कंक्रीट फैक्टर वैल्यू होती है वो हम कैसे पता करते हैं? इसके लिए फॉर्मूला होता है कंप्यूटर वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, जो वेट ऑफ partially compacted concrete divide by weight of fully compacted, weight of fully compacted concrete। देखिए पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट का मतलब है कि जब हमने कंक्रीट किसी मोल्ड में डाली, ठीक है, मोल्ड में डालने के बाद जैसे जब कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं तो 3 मोल्ड होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक लगे रहते हैं। ठीक है। जिसमें हॉपर, उसे हॉपर बोलते हैं, मोल्ड नहीं बोलते हैं, हॉपर बोलते हैं। ऊपर वाले हॉपर में जब हम कंक्रीट को डालते हैं, ठीक है, फिर वो सेकंड में पहुंचती है, सेकंड के बाद थर्ड में पहुंचती है। ठीक है। जो फर्स्ट में डालते हैं जितना उसका पार्शियली कॉम्पैक्टेड होगा उसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद जो फाइनल कॉम्पैक्टेड होने के बाद जो फाइनल वेट होगा उससे उसका डिवाइड करते हैं तो हमें कॉम्पैक्शन फैक्टर
मिल जाता है। और कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो कैसे होती है तो बताते हैं। देखिए पॉइंट, अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू, टेबल बनाते हैं एक, ठीक है। ये कॉम्पैक्शन फैक्टर वर्कबिलिटी एंड दिस द प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पैक्शन फैक्टर ज़्यादा रहता है। देखिए ये होगी हमारी वर्कबिलिटी, अरे एक दो, जब वर्कबिलिटी, स्लब, कॉम्पैक्शन फैक्टर एंड यूज ऑफ कंक्रीट। देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, वर्कबिलिटी कैसी है, फिर उसके बाद कॉम्पैक्शन फैक्टर, सॉरी स्लम वैल्यू कितनी होगी, फिर उसके बाद उसका कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूज ऑफ कंक्रीट, किस कंक्रीट में हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। वर्केबल में आपको पता है कौन सा होगा, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई एंड वेरी हाई, ठीक है। वेरी लो में स्लम वैल्यू कितनी थी, कुछ नहीं। लो में कितना है, 25 से 50। मीडियम में 50 से 100। हाई 100 से 150। और वेरी हाई में नथिंग, क्योंकि लो मीडियम हाई वर्केबल स्लम वैल्यू है। स्लम वैल्यू ना तो हम वेरी लो में काउंट करते हैं, ना ही वेरी हाई पे काउंट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन हाँ इसमें वैसे एक मिस्टेक हो गई थी, देखिए इधर, नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ओके है, सॉरी कुछ नहीं, सब ओके। देखिए अब कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू क्या होती है, वेरी लो के लिए जो होगी वो होती है 0.75। अगर हमारी कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू 0.78 से 0.80 तक होती है तो वेरी लो वर्केबल कंक्रीट होती है। और उसका यूज़ करते हैं हम कहाँ, रोड कंस्ट्रक्शन में। कहाँ यूज़ करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.85 से लेके 0.85 से लेके 0.87 तक है तो उसकी जो वर्केबिलिटी होती है वो लो वर्केबल होती कंक्रीट होती है। और उसकी स्लम वैल्यू होगी वो होगी 25 से 50 mm। ये mm में है, ठीक है, सारी वैल्यू, ठीक। और जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है वो कहाँ यूज़ होगा, अगर उसकी वैल्यू 0.85 से 0.87 है तो वो लाइट कंस्ट्रक्शन में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे, लाइट कंस्ट्रक्शन में, जहाँ हल्का पूरा हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आता है मीडियम वर्केबल। और मीडियम वर्केबल में वैल्यू, स्लम वैल्यू होती है 50 से 100 mm, ठीक है। और कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू होगी 0.92 से 0.935, ओके। और ये हम नॉर्मल नॉर्मल कंक्रीटिंग में इसका वर्क करते हैं, इसमें नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। हाई वर्केबल कंक्रीट में जो कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है 0.95 से 0.96, ठीक है। इसमें हैवी कंस्ट्रक्शन में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है।
अगर जो वेरी हाई वर्केबिलिटी होती है, ठीक है, वेरी हाई वर्केबिलिटी में कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू कुछ नहीं होती और ना ही उसमें स्लम वैल्यू होती है, लेकिन जो वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म यानी फ्लो फॉर्म में है पूरी की पूरी, उसको हम यूज करते हैं कहाँ, ट्रेमी कंस्ट्रक्शन में। कहाँ पे, ट्रेमी कंस्ट्रक्शन। और ट्रेमी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अंडर वाटर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, अंडर वाटर जो कंस्ट्रक्शन करना होता है तो ट्रेमी पाइप का यूज करते हैं, तो ट्रेमी कंस्ट्रक्शन में हम वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट का यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज, तीसरा टेस्ट हमारा आएगा, वो होता है बीबी टेस्ट। कौन सा, बीबी टेस्ट। बीबी टेस्ट। अब ये टेस्ट किसके लिए होता है, ये टेस्ट वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए यूज करेंगे। किसके लिए, वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए, ठीक है। इसमें इस टेस्ट में क्या होता है, वाइब्रेशन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं हम लोग, जिसके ऊपर मतलब मतलब एक इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है और जिसमें कंक्रीट का मोल्ड भरकर मोल्ड को कंक्रीट से अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इस पात्र में भरी हुई कंक्रीट को वाइब्रेशन दिया जाता है और कंक्रीट के फ्लैट होने का समय ज्ञात किया जाता है। जैसे कि ये कोई प्लेट है आपकी, इस पे आपने मोल्ड से कंक्रीट रखी और मोल्ड हटा लिया, कंक्रीट आपकी ये होगी, ठीक है, ये रखी है। इस पे क्या करेंगे हम लोग, वाइब्रेट क्रिएट करेंगे। वाइब्रेट क्रिएट करेंगे तो ये कितनी देर में फ्लैट हो रही है उसका टाइम काउंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसका टाइम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। और वही हमारी वीवी वैल्यू, मतलब जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ही वीवी वैल्यू कम होगी, ठीक है। और इसको हम मीज़र किस में करते हैं, सेकंड में मीज़र करते हैं, ठीक है, मीज़र वाइज सेकंड। एक पॉइंट ये था। और ये किसके लिए होती है, ये वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए होती है। अगर आपकी वैल्यू, मतलब वीवी वैल्यू, वीवी वैल्यू अगर लेस देन 2 सेकंड है, लेस देन 2 सेकंड है, तो ये क्या होगी, हाई वर्केबल होगी। क्या होगी, हाई वर्केबल होगी। हाई वर्केबल का मतलब कि उसमें लिक्विड, मतलब ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है, तो अगर उसे थोड़ा सा वाइब्रेट देंगे तो वो फैल जाएगी तुरंत, तो उसका टाइम क्या होगा, कम। और जितना टाइम कम होता है, समझ रहे हो, उतनी ही वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगर वीवी वैल्यू 2 से 5 सेकंड तक आ रही है तो मीडियम वर्केबल, ठीक है। 5 to 10 सेकंड है, दिस इज द लो वर्केबल। 10 से 20 सेकंड है, हाई वर्केबल, सॉरी लो वर्के, वेरी लो वर्केबल कंक्रीट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, वीवी टेस्ट में कुछ नहीं था, वाइब्रेशन प्रोवाइड करते हैं सरफेस पर, ठीक है। जितनी वीवी वैल्यू जितना कम होगा और वर्केबिलिटी उतनी ही हाई होगी, यानी कि आप ये लिख सकते हैं डायरेक्टली, वीवी वैल्यू जितनी हाई होगी, ठीक है, वर्केबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है। चलिए, और ये किसके लिए था, वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, फ्लो टेस्ट। कौन सा है, फ्लो टेस्ट। जो फ्लो टेस्ट हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, ये सिर्फ कहाँ करते हैं हम लोग, लैब में करते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट है ये। इससे क्या पता करते हैं, फ्लो टेस्ट है सीमेंट कंक्रीट की कंसिस्टेंसी, कोहेसिवनेस एंड सेग्रीगेशन प्रॉपर्टीज का पता करते हैं।
तो इसका पता करते हैं। ठीक है, इसमें जो एक फ्लो टेस्ट करते टाइम जो फ्लो प्लेट यूज करते हैं हम लोग, जो फ्लो प्लेट यूज होती है उसका साइज होता है 700 इंटू 700 mm का साइज होता है। इसका वेट होता है 16 kg। ठीक है, इसमें भी हम जो मोल्ड यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हम स्लम टेस्ट जब कर रहे थे तो उसमें भी एक मोल्ड यूज करते थे, इसमें भी हम एक मोल्ड यूज करते हैं, उसी टाइप का होता है, लेकिन इसके डायमेंशन थोड़े चेंज होते हैं। और डायमेंशन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इस तरीके का होता है। इसके जो डायमेंशन होते हैं, ऊपर डाया होता है 17 सेंटीमीटर, बॉटम डाया होता है 25 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी टैंपिंग रॉड होता है, सेम साइज होता है टैंपिंग रॉड का, जो हम स्लम टेस्ट में जो टैंपिंग रॉड यूज़ कर रहे थे और यहाँ यूज़ करेंगे, वो सारी दोनों सेम होती हैं, सेम साइज की होती हैं। यानी कि टैंपिंग रॉड का जो डाया होगा, टेम्परिंग करने के लिए टैंपिंग रॉड होती है, उसका जो डाया होता है 16 mm, एंड जो हाइट होगी 600 mm, किसका? टैंपिंग रॉड का। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, मोल्ड में कंक्रीट भरी हुई है, प्लेट पे रख दी कंक्रीट, फिर उसको क्या करते हैं, मोल्ड जो होता है उसको हटा देते हैं। ठीक है, और फिर प्लेट को क्या करते हैं, अप डाउन किया जाता है, और अप डाउन करने की हाइट 12.5 mm होती है, और इसे एक बार अप एंड डाउन करने का टाइम 2 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथा 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मतलब 2 सेकंड से ज़्यादा और 5 सेकंड से, सॉरी, 2 सेकंड से कम नहीं हो और 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्लेट को 15 बार अप एंड डाउन किया जाता है। इसके बाद स्प्रेड हुई कंक्रीट को 6 डायरेक्शन में नियरेस्ट 5 mm तक मेजर किया जाता है, तथा फ्लो परसेंटेज निम्नानुसार ज्ञात किया जाता है। अब समझे? देखिए, हाँ, मैंने ये बुक से देख के बताया अभी कि इसके प्रोसीजर क्या है, लेकिन प्रोसीजर आपसे नहीं पूछेगा, आपसे इंपॉर्टेंट ये पूछेगा कि फ्लो टेस्ट कौन सा टेस्ट है, ये लैब में किया जाता है। ठीक है, लैब टेस्ट है, इससे हम कंक्रीट की कंसिस्टेंसी, कोहेजननेस एंड सेग्रीगेशन का पता करते हैं। इसमें जो फ्लो प्लेट यूज होती है उसका जो डायमेंशन होती है वो 700 इंटू 700 mm होती है। ठीक है, इसका मोल्ड है, मोल्ड का साइज, टॉप डाया होता है 17 सेंटीमीटर, बॉटम डाया होता है 25 सेंटीमीटर, एंड इसकी हाइट होती है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम फ्लो परसेंटेज यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर फ्लो परसेंटेज सॉरी निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्प्रेड डायमीटर, एक सेकेंड, एवरेज स्प्रेड डाया इन 6 डायरेक्शन, 6 डायरेक्शन इन सेंटीमीटर में लेंगे इसको, डिवाइड बाई 25, इधर माइनस भी करेंगे 25 से। ठीक है, अगर परसेंटेज निकाल लेंगे तो इंटू 100 कर देंगे। अब आपको इसको समझ में आया फ्लो टेस्ट होता है क्या? अगर नहीं आया तो मैं आपको एक बार बताऊंगा। देखिए क्या होता है, प्लेट होती है एक, इसका साइज कितना है 700 mm एंड 700 mm। इस पर क्या किया, कंक्रीट रखी, कंक्रीट डाला, मतलब मोल्ड में जो मोल्ड था, मोल्ड से कंक्रीट लाया, इसमें रखी और कंक्रीट को छोड़ दिया। फिर क्या किया, जो प्लेट है उसको अप एंड डाउन किया, ऊपर ले गए, नीचे ले गए, और इसमें जो टाइम होना चाहिए वो 2 से 5 सेकंड के बीच का होना चाहिए। कितना? 2 से कम ना हो और 5 सेकंड से ज़्यादा ना हो। ठीक है, अप डाउन करेंगे, कितने बार अप डाउन करते हैं? 15 बार अप डाउन करेंगे इसको। फिर ठीक है, और जो कंक्रीट हमारी स्प्रेड हुई होगी, मतलब जो फैली हुई होगी, उसको 6 डायरेक्शन में, मतलब 6 डायरेक्शन में नियरेस्ट 5 mm तक मेजर किया जाता है। कितना? सपोज दैट यहाँ ये फैल गई है, ठीक है, इसको फिर मेजर करेंगे, यहाँ से 6 डायरेक्शन में इसको मेजर करेंगे, तो लगभग जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस करेंगे 25 से, डिवाइड बाई, देखिए ये वही लिखा है एवरेज स्प्रेड डाया इन 6 डायरेक्शन, इसकी एवरेज स्प्रेड निकालेंगे कि मतलब कितनी फैली है, 6 जगह पे एवरेज निकाल लेंगे, माना x प्लस वाई प्लस जेड ए बी प्लस सी,
यानी कि 6 डायरेक्शन में निकली, डिवाइड बाई 6 करेंगे तो इसका एवरेज निकल आएगा। एवरेज निकल आएगा तो हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू लिख के सपोज दैट एक्स आई एवरेज 6 डायरेक्शन माइनस 25 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 करके हम फ्लो परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन इसका एक नोट पॉइंट है, इसको पहले रफ कर देते हैं इधर से। देखिए, कंक्रीट फ्लो वैल्यू, कंक्रीट फ्लो वैल्यू 0 to 150% के मध्य रहती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है तो आप 0 से 150% तक होती है। और यह टेस्ट वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसके लिए? वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए। किसके लिए था, इसका एक और पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ मैं। ऊपर लैब टेस्ट है और ये वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए? ये वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट। और वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए कौन सा था? वेरी लो वर्केबल के लिए था वीवी टेस्ट। कौन सा? वीवी टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कैली वॉल टेस्ट। कैली वॉल टेस्ट। ओके, चलिए। कैली वॉल टेस्ट क्या है? ये फील्ड मेथड है और इससे हम क्या करते हैं, फील्ड पे हम इसका टेस्ट करते हैं। जो इससे जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो स्लम टेस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जो हम स्लम टेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो आती है हमारी वर्केबिलिटी की, तो वो कैली वॉल टेस्ट से करते हैं। ठीक है, और उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी हमको मिल जाता है। इससे हम क्या करते हैं, सीमेंट की कंसिस्टेंसी पता करते हैं। सीमेंट की कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी दोनों पता करते हैं। ठीक है, अगर कंक्रीट की वर्केबिलिटी हाई है तो इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होती है तथा कंक्रीट की परमेबिलिटी और पोरसनेस हाई होती है। अगर कंक्रीट की वर्केबिलिटी हाई है, वर्केबिलिटी हाई है तो क्या होगा, स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। परमेबिलिटी हाई होगी। ठीक है, पोरसनेस का मतलब है उसमें वाइट या पोरसनेस भी हाई होगी। सेकंड पॉइंट है, अगर कंक्रीट की वर्केबिलिटी लो है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी अगर लो है, ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और परमेबिलिटी और पोरसनेस भी कम हो जाएगी। ठीक है, परमेबिलिटी एंड पोरसनेस भी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये तो थे टेस्ट हमने पढ़े। ठीक है, कंक्रीट के। इस टेस्ट में एक चीज, सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि वर्केबिलिटी, कंक्रीट की वर्केबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, कौन कौन से फैक्टर ये अफेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट क्या, फैक्टर अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। फैक्टर अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला, वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, दूसरा सीमेंट वाटर रेशियो, कुछ भी कह लीजिए, है ना। एंड
मिक्स प्रोपोर्शन, किसको ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं, किसको कम मिक्स कर रहे हैं, है ना। साइज ऑफ एग्रीगेट, कौन सा साइज यूज़ कर रहे हैं, मतलब राउंडेड एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, एंगुलर यूज़ कर रहे हैं, है ना, फ्लैकी कर रहे हैं, एलोंगेटेड कर रहे हैं। सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, छोटा साइज का यूज़ कर रहे हैं, बड़े साइज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 6 ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, कौन सी ग्रेड का, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। पोरोसिटी ऑफ एग्रीगेट, पोरोसिटी ऑफ एग्रीगेट। टाइम, टेम्परेचर, एडमिक्सचर, ठीक है। तो देखिए, वाटर सीमेंट रेशियो के वर्केबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। वर्केबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। सीमेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वर्केबिलिटी कम होगी, वर्केबिलिटी कम होगी तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वाटर बढ़ाएंगे तो वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी और स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया वाटर सीमेंट रेशियो का, ओके। मिक्स प्रोपोर्शन, सेकंड आता है मिक्स प्रोपोर्शन। कैसा मिक्स कर रहे हैं हम, लीन मिक्स है या रिच मिक्स है। अगर लीन मिक्स होता है तो क्या होता है, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो इज हाई, देन द मिक्स इज नोन एज लीन मिक्स। एग्रीगेट और सीमेंट जो रेशियो होता है वो हाई होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीन मिक्स कहते हैं। अगर लीन मिक्स है तो क्या होगा बताइए। देखिए तो क्या होता है, वर्केबिलिटी हमारी कम होती है किसमें, लीन मिक्स में। लीन मिक्स में क्यों कम होती है, क्योंकि उसमें एग्रीगेट के साइज ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो मिक्स प्रोपोर्शन दो तरीके से होता है, या तो हम लीन मिक्स करते हैं या फिर रिच मिक्स करते हैं। लीन मिक्स में क्या होता है, एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो इसमें क्या करते हैं, हाई होता है, ठीक है। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो हाई होगा, और रिच मिक्स में एग्रीगेट सीमेंट रेशियो लो होता है, ठीक है। लीन मिक्स की वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है, सॉरी सॉरी गलत हो गया। लीन मिक्स की जो वर्केबिलिटी होगी वो क्या होती है, कम होती है। इसमें वर्केबिलिटी कम होगी और रिच मिक्स की वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ एग्रीगेट। हमने वाटर सीमेंट पढ़ा, मिक्स प्रोपोर्शन पढ़ा। नेक्स्ट है साइज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के साइज पर कैसे डिपेंड करती है, कौन सा साइज हम मतलब कोर्स एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं या फाइन एग्रीगेट, दोनों ही यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे तो कोर्स एग्रीगेट में क्या होता है, उसका सरफेस एरिया कम होगा, क्योंकि बड़े बड़े होंगे तो उसका सरफेस एरिया कम होगा। तो ये कैसी होगी, मोर वर्केबल होगी। कैसी, मोर वर्केबल, और इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, लो। डायरेक्टली बात, जो वर्केबिलिटी हाई होगी जिसकी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और जिसकी वर्केबिलिटी कम होगी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। फाइन एग्रीगेट में क्या है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया इज मोर देन लेस वर्केबल एंड मोर स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। सरफेस स्ट्रक्चर दो, या तो रफ सरफेस होगा या स्मूथ सरफेस होगा, ठीक है। या तो रफ सरफेस होगा या स्मूथ सरफेस होगा, ठीक है। जो स्मूथ सरफेस होता है उसकी वर्केबिलिटी हाई होती है क्योंकि स्मूथ सरफेस है ना। स्मूथ सरफेस का जैसे राउंडेड होते हैं, राउंडेड में भी स्मूथ सरफेस होते हैं, तो उसकी क्या होती है, वर्केबिलिटी हाई होती है, ठीक है।
जो सरफेस एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एग्रीगेट के, ठीक है। अगर साइज ऑफ एग्रीगेट बड़ा है तो सरफेस एरिया कम है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो साइज ऑफ एग्रीगेट छोटा है, ठीक है। और जो वर्कबिलिटी होती है, वर्कबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टू सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बड़ा है, सॉरी सरफेस एरिया स्मूथ है या सरफेस एरिया बड़ा है तो वर्कबिलिटी कम होगी, सरफेस एरिया कम है तो वर्कबिलिटी हाई होगी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बड़ा स्ट्रेंथ बड़ी, सरफेस एरिया छोटा स्ट्रेंथ छोटी, ठीक है। जो स्मूथ सरफेस एरिया, अब देखिए ये चीज़ समझ में आई, तो स्मूथ सरफेस एरिया जो होता है हमारा, स्मूथ सरफेस एरिया, उसमें क्या होता है, उसमें मतलब कम सरफेस एरिया होता है, वो हाइयर वर्केबल होती है और लोअर स्ट्रेंथ होती है। जो रफ सरफेस होता है उसमें वर्केबिलिटी कम होती है लेकिन स्ट्रेंथ हाई होती है। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ एग्रीगेट। अब शेप ऑफ एग्रीगेट में हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, राउंडेड, एंगुलर, फ्लैकी, इलोंगेटेड, ठीक है। कंक्रीट को हाई वर्केबल बनाने के लिए राउंडेड शेप एग्रीगेट यूज़ करते हैं। शेप में हाई वर्केबल बनाएंगे, यानी कि डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, अगर हाई वर्केबल है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, राउंडेड एग्रीगेट यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमको स्ट्रेंथ हाई करनी है तो एंगुलर यूज़ करेंगे, ओके, ठीक है। और जो दो और होती थी कौन कौन सी, फ्लैकी और इलोंगेटेड, फ्लैकी एंड इलोंगेटेड, इसका हम दोनों का कंक्रीट वर्क में यूज़ नहीं करते हैं, नॉट यूज फॉर कंक्रीट, नॉट यूज फॉर कंक्रीट, ठीक है। फ्लैकी और इलोंगेटेड का हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, कौन कौन सा बचा है, एक ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट, द कंक्रीट की ग्रेडिंग अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पोरोसिटी, टाइम, टेम्परेचर एंड एडमिक्सचर, पोरोसिटी, टाइम, टेम्परेचर एंड एडमिक्सचर। ये सारे प्रॉपर्टीज वही हैं जो हमारी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट। अब ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट में क्या करेंगे, अगर आपका वेल ग्रेड एग्रीगेट है, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है, ठीक है, तो क्या होता है, उसकी वर्केबिलिटी हाई होती है। क्या होगा, वर्केबिलिटी हाई होगी, ठीक है। अगर यही पुअरली ग्रेडेड है तो उसकी वर्केबिलिटी वर्केबिलिटी लो होगी, ठीक है। नेक्स्ट है पोरोसिटी। पोरोसिटी का आपका मतलब ये है, मतलब हमारा मतलब पोरोसिटी से ये होता है कि अगर कंक्रीट हाई पोरस एग्रीगेट कंक्रीट है या हाई पोरस एग्रीगेट हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा पोर्स हैं, तो क्या होता है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाती है उससे, ठीक है। अगर यदि लो पोरोसिटी वाले एग्रीगेट हम उपयोग में लाते हैं तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। सॉरी, देखिए जिसमें लो पोरोसिटी है उसकी जो वर्केबिलिटी होती है हाई होगी, और हाई पोरस मतलब हाई पोरस एग्रीगेट है, पोरस का मतलब छिद्र होते हैं, ठीक है। हाई पोरस एग्रीगेट है तो ये होगी हमारी वर्केबिलिटी, इसमें जो वर्केबिलिटी की होगी वो कम होगी, वर्केबिलिटी क्या होगी, कम होगी। टाइम एंड टेम्परेचर, कंक्रीट को प्लेसिंग करने के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है कंक्रीट की वर्केबिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। टाइम बढ़ेगा, वर्केबिलिटी कम होगी, ठीक है।
नेक्स्ट टेम्परेचर है। कंक्रीट की वर्केबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब कंक्रीट की वर्केबिलिटी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे डिक्रीज होते चली जाती है। देखिए टाइम एंड टेम्परेचर के बात बताते हैं। कंक्रीट में वाटर होता है, वाटर टेम्परेचर के साथ अगर टेम्परेचर हाई है तो वो एवोपरेट करेगा, एवोपरेट करेगा तो क्या होगा, उसकी वर्केबिलिटी रिड्यूस होगी। क्या होगी, वर्केबिलिटी रिड्यूस होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ क्या सीन है, टेम्परेचर हाई वर्केबिलिटी लो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडमिक्सचर। कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कंक्रीट में अलग अलग तरीके के केमिकल मिलाए जाते हैं जिन्हें हम एडमिक्सचर कहते हैं। ठीक है, और जो कंक्रीट में कम पानी की मात्रा पर ही हाई वर्केबिलिटी प्रदान कर देते हैं तो उन्हें हम एडमिक्सचर्स कहते हैं। ठीक है, एडमिक्सचर के बारे में हमने इससे पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट किया था कि व्हाट इज एडमिक्सचर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में देखेंगे, है ना। जैसे कि अब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं और काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। व्हाट इज सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, है ना, बैचिंग क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कॉम्पेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट लेक्चर में भी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग के बारे में नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन होता क्या है, मतलब फाइनर पार्टिकल्स कोर्सर पार्टिकल से अलग जब हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, लार्जर पार्टिकल्स टू स्मॉलर पार्टिकल से मतलब सेपरेट हो जाएं या अलग हो जाएं तो उसे हम कहते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है, तो और ये सेग्रीगेशन किन किन कारणों से होता है, देखिए मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। द सेग्रीगेशन और पार्टिकल फ्रॉम, हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, लार्जर पार्टिकल का स्मॉल पार्टिकल से अलग हो जाना ही सेग्रीगेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये किन किन कारणों से होता है, या तो ये होगा इसमें जो प्रोपोर्शंस हम लोग मिलाते हैं कंक्रीट बनाते टाइम में, या तो उस प्रोपोर्शन को अच्छी तरीके से नहीं, मतलब सही तरीके से नहीं मिलाया। सही तरीके से मिलाने का मतलब ये है कि हमने या तो पानी ज़्यादा कर दिया है, या फाइन एग्रीगेट ज़्यादा कर दिया है, या कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा कर दिया है, फाइन एग्रीगेट डाला ही नहीं है। तो क्या होता है, मतलब नॉट प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट कंटेंट। फर्स्ट पॉइंट है नॉट प्रॉपर proportion of कंक्रीट कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट होता है नॉट प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ कंक्रीट एट द टाइम एट ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग। देखिए हमने कहीं से साइड पे सीमेंट मतलब कंक्रीट तैयार किया, ठीक है, और साइड पे ले जा रहे हैं कहीं अलग, मतलब दूसरी जगह पे हम तो कंक्रीट तैयार कर रहे हैं, वहाँ से ले जा रहे हैं, पता चले रास्ते में कुछ प्रॉब्लम होगी तो कंक्रीट हमें वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, टाइम ज़्यादा लग गया। ठीक है, उसे जिस टाइम पे हमें प्लेस करना था उस टाइम से ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, उस टाइम पे हम प्लेस नहीं कर पाए तो क्या होते हैं, सेग्रीगेशन हो जाता है ना। और हमने उसे जैसे कि हमें ऊपर से जैसे कि लेबर होती है, ठीक है, कंक्रीट आपके यहाँ लेंटर वेंटर कुछ भी पड़ रहा है, कंक्रीट पड़ रही है, क्या किया उसने, ऊपर से ही फेंक दिया। 2 मीटर हाइट थी और 2 मीटर से ही कंक्रीट तसला लिया, तसले से कंक्रीट फेंक दी। ठीक है, तो क्या होगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए जो प्लेसिंग का सेग्रीगेशन ना हो तो हाइट ऑफ फॉल, मतलब हाइट ऑफ फॉल कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो होता है 1.5 मीटर। हमें कंक्रीट जैसे कि ये हमारा पड़ रहा है, यहाँ से एक लेबर आई, ठीक है, तसला लिया है ये, है ना, इसने क्या किया, यहीं से फेंक दिया, यानी कि तो इसकी जो हाइट थी वो थी 2 मीटर। तो क्या होगा, ये पूरी कंक्रीट जो है सेग्रीगेट हो जाएगी, लेकिन वही हाइट एंड फॉल वो जो आईएस कोड ने हमें रिकमेंड की है वो है 1.5 मीटर। ठीक है,
चलिए, या तो फिर इसमें कोहेजन और नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब एक कारण और है इसका होने का, वो ये है कि जो इसके अंदर कोहेसिव फोर्स होता है कंक्रीट के अंदर, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो प्रॉपर ना हो, ठीक है, कोहेसिव फोर्स नॉट प्रॉपर, यानी कि नॉट प्रॉपर कोहेसिव फोर्स बिटवीन कंक्रीट कंटेंट, नॉट प्रॉपर कोहेसिव फोर्स बिटवीन सीमेंट वो कंक्रीट कंटेंट, ठीक है। एग्रीगेशन को रोकने के लिए हम क्या क्या करते हैं, एग्रीगेशन को रोकने यानी प्रिवेंशन ऑफ सेग्रीगेशन इन कंक्रीट, क्या क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ सेग्रीगेशन इन कंक्रीट, ठीक है। तो क्या होगा, प्रॉपर अच्छे तरीके से जो प्रोपोर्शंस होते हैं, जितना जैसे कि जो रेशियो दिया है हमें कंक्रीट का, वही हमें रेशियो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अच्छे से उसकी बैचिंग करके उसमें यूज़ करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन जो प्लेसिंग जो करनी है हमको, ठीक है, जो टाइम पे करनी चाहिए, ज़्यादा टाइम ना हो, है ना, जितना टाइम है जल्दी से जल्दी मिक्स करके उसको प्लेस कर देना चाहिए। और जो हाइट ऑफ फॉल है वो 1.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो प्रॉपर एडिशन फोर्सेस होते हैं कंक्रीट कंटेंट के वो ठीक होना चाहिए। पोजोलैनिक मटेरियल हमें यूज़ कर लेना चाहिए, अगर इसको सेग्रीगेशन रोकना है तो हम लोग पोजोलैनिक मटेरियल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड एयर इंट्रेनिंग एजेंट भी यूज़ कर देते हैं, एयर इंट्रेनिंग एजेंट, जिसके द्वारा हम सेग्रीगेशन को रोक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होती है, व्हाट इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का है सतह पर पानी आ जाना, ठीक है, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसकी डेफिनेशन अगर हम इसे कहेंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि जब कंक्रीट को फिनिशिंग करते हैं, जब कंक्रीट की फिनिशिंग करते हैं और तो पानी का कंक्रीट से अलगाव, जो कंक्रीट होती है उससे पानी अलग हो जाए, तो यह पानी क्या करता है, कंक्रीट की टॉप सरफेस पर आकर इकट्ठा हो जाता है। तो कंक्रीट के यही कार मतलब यही जो दोष है उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। और ये ब्लीडिंग, इसको हम लिख देते हैं, देखिए, वाटर का कंक्रीट से अलग हो जाना और सरफेस पर आकर इकट्ठा हो जाना, ठीक है, ब्लीडिंग कहलाता है। और ये ब्लीडिंग किसके कारण होती है, ठीक है, सॉरी, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी हम पोजोलॉनिक मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है, एयर इंट्रेनिंग एजेंट यूज करेंगे, एयर ओके, रिचर मिक्सर यूज करेंगे, मतलब जो लीन मिक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग लीन मिक्स में होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, रिचर मिक्स यूज़ करेंगे, जो मिक्सचर बनाएंगे, कंक्रीट हम तैयार करेंगे वो रिचर मिक्सर करेंगे, लीन मिक्स नहीं करेंगे। लीन मिक्स में ज़्यादा वर्कबिलिटी वो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग करेंगे, अच्छी से उसको मिलाएंगे, यूनिफॉर्म मिक्सिंग, ठीक है। और कंक्रीट का प्रॉपर प्रोपोर्शन मिलाएंगे, प्रॉपर प्रोपोर्शन का यूज़ करेंगे, प्रॉपर प्रोपोर्शन, प्रॉपर प्रोपोर्शन का मतलब है कि जितना हमें चाहिए, ज़रूरत है उतना ही मिलाएंगे, ना कम मिलाएंगे ना ज़्यादा मिलाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था कुछ टॉपिक जो हमने कंप्लीट किए, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आज ही हम पूरे सारी चीज़ें कंप्लीट करने की कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब कुछ पॉइंट हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर कौन कौन इफेक्ट करता है ये हम लोग देख ही चुके हैं, है ना। और
कंक्रीट की स्ट्रेंथ के लिए जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है? वो वाटर सीमेंट रेशियो प्ले करता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो लाता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर वो लाता है वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, नॉर्मली वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है कंक्रीट के लिए वो होता है 0.4 to 0.6। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नॉर्मली वाटर सीमेंट रेशियो फॉर कंक्रीट जो होना चाहिए 0.4 to 0.6। कितना होना चाहिए? 0.4 से 0.6 तक होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर एज और स्ट्रेंथ मतलब जो कंक्रीट की एज होगी, अगर वो एक दिन होगा कंक्रीट को ढाले हुए, तो जो उसकी स्ट्रेंथ होती है कितनी गेन करेगी? वो 60% अपनी स्ट्रेंथ कवर कर चुकी होगी। अगर 3 डे हुआ है, दिस इज द 40%। ओके, 7 डे में जो कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन करती है वो 65% गेन करेगी। 14 डे में 90% एंड 28 डेज में जो करती है 99%। ठीक है, सीमेंट कवर अप कर लेती है अपनी स्ट्रेंथ को। और जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो भी हम कितने दिन में निकालते हैं? वो 28 डेज में पता करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और टॉपिक। एक पॉइंट और, कंक्रीट का सेटिंग टाइम हम किसके द्वारा पता करते हैं? मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कंक्रीट के सेटिंग टाइम को पता करने के लिए? सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज करते हैं? पेंट्रोमीटर। पेंट्रोमीटर टेस्ट करते हैं। ठीक है, और सीमेंट के देखिए ये कंक्रीट के लिए है, और सीमेंट के लिए हम सीमेंट के सेटिंग टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? विकार्ट ऑपरेटर्स। क्या यूज करते हैं? विकार्ट ऑपरेटर्स। ओके, समझ में आया? चलिए देखिए अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट। वैसे सब कंप्लीट हो गया है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं, है ना। एक पॉइंट और है, जैसे कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर को काफ़ी टाइम हो गया, अब उसमें कितनी स्ट्रेंथ बची है उसको पता करने के लिए हम लोग करते हैं नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मतलब ये होता है कि बिना स्ट्रक्चर को तोड़े ताड़े हम उसकी स्ट्रेंथ का पता करते हैं। ठीक है, वो किस किस मेथड से करते हैं? वो पहला होता है सचमिट रिबॉन्ड हैमर। ठीक है, एंड सेकंड इज अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ठीक है, मतलब ये भी एक स्ट्रेंथ पता करने के लिए टेस्ट होते हैं, और ये बिना स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए हम मतलब उस पर टेस्ट करते हैं। और जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है, मोल्ड वोल्ड यूज़ करते हैं 150 या 70.6 जो भी यूज़ करते हैं, ठीक है, उन पर टेस्ट करते हैं, है ना। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर आपका बना है और स्ट्रक्चर पे ही जाइए, वहाँ पे आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। असेसमेंट रिबॉन्ड हैमर ये होता है कि जैसे आपका ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक पिन मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे इसमें लोड मतलब लोड क्या एक सडन लोड लगता है, जिससे कि जितना वैल्यू यहाँ से प्राप्त होती है उससे हम पता कर लेते हैं कि इसकी कितनी स्ट्रेंथ है। इस तरीके से ये सैचुरेट रिबॉन्ड हैमर यूज़ करते हैं। और अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी PULSC पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है, ठीक है, जिससे हम नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ पता करने के लिए, किसके लिए? फॉर
स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या हुआ, आज सीटी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आज सीटी कंप्लीट है और अब आरसीसी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।